लॉस में आ जाएगी, और बच्चों प्रॉफिट और लॉस में क्या आएगा, इनकम आ जाएगी। डन जी और डन। अच्छा जी, अब जी मेरे भाई आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस पे आते हैं जी? जी क्वेश्चन नंबर 2 एक आसान सवाल था। क्या था बच्चों? एक आसान सवाल था। सिर्फ ये देख के आप डर गए होंगे, ये डिब्बा देख के बच्चे डर गए होंगे। ये वाला आसान, इंतहाई आसान सवाल था। आप 2023 को अगर भूल जाएं, 2023 को अगर भूल के ये सवाल करते तो 7.5 मार्क्स आप ले लेते। आप एज्यूम करते 2023 है ही नहीं, आसान वाली एंट्रीज तो करते बच्चों। जी इधर आए, कहता जी पास द जनरल एंट्रीज फॉर ईयर एंडिंग जून 30 2019, 20, 21 एंड 2022 एंड 23, 5 सालों की आपने एंट्रीज करनी है। अच्छा पढ़ते हैं जी। कहता जी ईयर एंड क्या है, ईयर एंड पढ़ लेते हैं। 30 जून है, क्या है जी? अच्छा जी, जी पहली एंट्री बच्चों हमने क्या कब करनी है? 2019 की भी कही हुई है इन्होंने, हैं 19 की भी कही है, 30 जून 2019, लेकिन हमने तो 19 पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सही है ना, कंफ्यूज करने के लिए दी है। क्या दी है बच्चों? देखें इधर आए आप, इधर से स्टार्ट होगा ना, 19 तो स्टार्ट होगा 18 से, और 30 जून 2000 बोलें इधर आके खत्म हो जाएगा। और ये पहली तारीख पढ़ लें कब की है, 1 जुलाई 19 की है, तो बच्चों 20 की एंट्री होनी थी पहले। ऐसे भी फनकारियां करता है। कहता है जी ऑन 1 जुलाई 2019 एक कंपनी रिसीव अ ग्रांट ऑफ ₹25 मिलियन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द परचेज ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन साहिवाल। कहता था प्लांट वॉज परचेज फॉर रुपीज कितने का बच्चों? जी सबसे पहली एंट्री बच्चों मुझे बताएं जी, आपने 1 जुलाई पे करनी है। किस पे करनी है? 19 पे। ग्रांट कितने की मिली? बैंक या कैश, डेबिट, और बोले शाबाश डेफर्ड ग्रांट 25 मिलियन से क्रेडिट। ये तो हर बच्चा कर सकता था। अब जी अब मुझे बताएं कितने का प्लांट परचेज किया? 80 मिलियन का। उस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन। तो बच्चों 85 मिलियन से प्लांट रिकॉर्ड होगा किताबों में। प्लांट 85 मिलियन से डेबिट, कैश या बैंक क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। पेएबल नहीं करना, ठीक है? आपने ले लिया ना ग्रांट, पैसे दे दिए। अच्छा जी एज्यूम करना पैसे दे देने हैं गवर्नमेंट ग्रांट में। ड्यूरिंग इट्स इंस्टॉलेशन देयर वाज अ शॉर्ट सर्किट अकर्ड इन द फैक्ट्री ड्यू टू विच सम पार्ट ऑफ द प्लांट सफर्ड अ ब्रेकडाउन ऑफ रुपीज कितने का? 1 मिलियन का। कितने का बच्चों? 1 मिलियन का। was incurred on its repair and plant was fully installed and available for use 30 अक्टूबर 2019 पर। अब तारीख आपने अगर लिखनी है लिख दे, नहीं भी लिखनी ना लिखें। रिपेयर मेंटेनेंस की एंट्री एक 1 मिलियन से होनी है। रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों कैश या बैंक, ये तो 3 एंट्री हर बच्चा कर सकता था। और बच्चों मुझे बताएं प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब से है? 30 अक्टूबर से। यानी कितने महीने की डेप्रिसिएशन आनी है इस पे? बताएं शाबाश। 8 महीने की आएगी ना 2020 में। अच्छा जी अब मसला ये है, हमें ये पता चलना चाहिए कि ट्रीट क्या किया इसे। देखो जब कैपिटल एक्सपेंस है, अब बच्चों ट्रीट क्या किया? या तो एसेट की कॉस्ट को कम किया होगा, या फिर क्या किया होगा बताओ शाबाश, या फिर क्या किया होगा? डेफर्ड इनकम ट्रीट किया होगा। अब नीचे जाके कहीं शायद लिखा हो, इन्होंने नहीं लिखा हुआ कहीं भी। हाँ सॉरी, ये लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में। कहता जी इफ ग्रांट इज केप्ट सेफली एज डेफर्ड इनकम, ठीक है, तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ सकता है। फिर 8 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ सकता है जी। कैलकुलेट कर लेना इधर बैठे बैठे। 85 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 12 साल, मल्टीप्लाई बाय 8/12, कोई आ जाएगा? आ जाएगा। इसी तरह बच्चों क्या कहते हैं, डेफर्ड इनकम आपने जो रिकॉर्ड की इसको भी कम किया जा सकता है। वो कितनी है? 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8/12। ये 2020 का ट्रीटमेंट हो गया। किसका हो गया? 21 का 8/12 करने की जरूरत नहीं है, पूरा साल होगा। सही है जी। इनकम भी इसी बेसिस पे जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। और 85 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। 22 में भी यही हुआ होगा, और बच्चा 22 में भी यही हुआ होगा। कहता इधर से पढ़ लें, वन ऑफ द टर्म्स ऑफ ग्रांट इज टू प्रोवाइड, कहता जी शर्त यह है 60% पेड ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स टू द ग्रेजुएट्स ऑफ नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ द साहिवाल सिटी फॉर द पीरियड ऑफ 4 साल। कहता ग्रांट हमने आपको इसलिए दी है, आपने 60% जो है वो क्या करना है? इंटर्नशिप्स देनी है स्टूडेंट्स को। कितने जी?
जी 60%। अच्छा जी, वो क्राइटेरिया दे दिया होगा ना गवर्नमेंट ने। कितने साल बच्चों? 4 साल। ग्रांट कब मिली? ग्रांट कब मिली? बोले बोले बोले, शाबाश। तो भाई ग्रांट मिली है 1 जुलाई 2019 पर। एक साल पूरा होगा बच्चों 30 जून, बोले शाबाश। अगला साल 30 जून 21 पे, अगला साल और अगला साल जी। एक साल पूरा हो गया, 2 3 4, डन जी। 2023 तक आपने साल पूरे करने हैं। अच्छा जी, कहता जी अदरवाइज इट वुड ट्रिगर रीपेमेंट ऑफ ग्रांट ऑन स्लाइडिंग स्केल एज फॉलोज। कहता जी अगर आपने 2020 में जिस साल आपको ग्रांट मिली, अगर आपने उसी साल कंडीशन वायलेट कर दी तो सारी वापस करनी पड़ेगी। अगर 21 में आपने की तो वायलेशन की तो बच्चों 80%, यानी फिर भी 20% का फायदा हो गया ना आपको। और बच्चों अगर 22 में की तो 65%, 23 में की तो अच्छा जी ठीक है ना। अब देखते हैं क्या हुआ आगे। कहता ऑन 30 मई 2022 देयर वाज रिडक्शन इन यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। कहता प्लांट में मस्त आने लग पड़ा ड्यू टू ऑब्सोलेंस ऑफ द प्लांट। कहता प्लांट पुराना हो गया। कहता विच रिजल्टेंटली इन रिडक्शन ऑफ सेल्स। बच्चों जब प्लांट खराब हो गया, उससे यूनिट्स इतने नहीं बनेंगी तो इंटर्नशिप कहां से देनी है उन्होंने लोगों को। सही है जी। अच्छा कहता है ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन। अच्छा बच्चों इसका मतलब है ये किसकी तरफ बाल लेके जा रहा है? इंपेयरमेंट की तरफ, इंडिकेशन ऑफ। ये जो सवाल था ना बच्चों, ये सवाल आसान था, लेकिन जब बच्चा ये उसको बता देते हैं ना इसमें 3 स्टैंडर्ड मिक्स थे, तब परेशान हो जाता है। IS 16, IS 36 एंड IAS। मेजर ये था, मेजर क्या था? IS 20 था। अच्छा जी। अच्छा कहता है ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एन इंपेयरमेंट रिव्यू ऑन 30 जून 2022। 2022 पे क्या करना है बच्चों? इंपेयरमेंट रिव्यू। इसका मतलब आपको बुक वैल्यू चाहिए 2022 की, और 2022 की बुक वैल्यू चाहिए, 2022 की बुक वैल्यू चाहिए, वो आ गई होगी डायरेक्ट ही, नहीं आ सकती आपके पास। कैसे भला भाई? 2022 तक 8 महीने, 2020 में 8 महीने, 21 में पूरा साल और 22 में भी पूरा साल, तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा सीधा तो है भाई। आप क्या करेंगे? 85 डिवाइडेड बाय, बोलें शाबाश, डिवाइडेड बाय बोलें, डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई कर दें। आपने एक साल की नहीं, आपने बहुत सारे सालों की कंप्यूट करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 + 8/12, और सही है। वो जितना भी आता है वो देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके बता दें, खैर अगर आता है तो। कितना? 2.6। एक साल की है ना, तो आपने 2 + 8/12 करना है ना। आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। आज मैंने दे दिया ना सोल्यूशन, आज इनको शेयर कर। अच्छा जी भाईजान, आप कॉस्ट में से वो माइनस करें, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब उसका कंपैरिजन करना है आपने रिकवरेबल अमाउंट के साथ। किसके साथ बच्चों? जो कि 12 मिलियन है, जो कि क्या है? 12 मिलियन है, जो कि क्या है बच्चों? आए मैं आपको जरा सोल्यूशन एक दफा रेफर कर देता हूं जी। इधर आए जी, ये है जी, इधर आए जी भाईजान, कदरदान मेहरबान। ये इधर तक आए जी 4.72, पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई, इतनी आती है मेरा ख्याल है। 85 डिवाइडेड बाय 12 करें, मल्टीप्लाई करें 8/12, यही आती है ना। अगले साल 12/12, अगले साल 12/12। तो भाई आपके पास 30 जून 2022 पर जो बुक वैल्यू आती है वो ये आती है 66.11। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 12। वो ऐसी वर्किंग करते हैं। तो बच्चों अब वजन कितने का आ जाना है? इंपेयरमेंट लॉस कितने का आना है बताएं? ये रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, कॉस्ट मॉडल है। तो भाई 54.11 से ये, और 54.11 बोलें। अच्छा ये प्रॉफिट और लॉस, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, ये एंट्री भी कर लेंगे आप, ये एंट्री भी हो जाएगी बच्चों। अच्छा अब आना है 23 पे। किस पे आना है बच्चों? हाँ एक बात याद रखनी है आपने, एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है भाई। जब 23 में आना है ना आपने, तो 23 में आके अब आपकी क्या चेंज हो गया है? आपका बोलो बुक वैल्यू, तो रिमेनिंग लाइफ से अब आपने उससे डिवाइड करना होगा, ये बात याद रखिएगा छोटी सी। अच्छा जी 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 जी, इधर आए जी, किधर किधर किधर, इधर। कहता जी इनिशियली 60% ऑफ द ट्रेनीज वर हायर्ड बट ड्यू टू सर्टन रीजंस। कहता दिस कंडीशंस वाज ब्रीच्ड इन 2023। कहता ये कंडीशन कब वायलेट होगी?
कहता एंड ग्रांट वाज रीपेड, कहता ग्रांट कब रीपे होनी है, ये बात की बातें 24 में होनी है, हमने 23 तक रहना है। इसका मतलब अभी पेएबल होगी ना, अभी क्या होगी बच्चों, अभी कैश क्रेडिट नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएं सबसे पहले जी, सबसे पहले बताएं मतलब जिस साल ग्रांट ने रीपे होना है जिस साल ग्रांट ने रीपे होना है उस साल तो आपने इनकम में नहीं लेके जाना ना, उस साल तो नहीं ना मोंगो की तरह इनकम में लेके जाना। सबसे पहले तो ये बताएं ग्रांट रीपे कितनी होनी है, ये बताएं जी सबसे पहले। 55% जी, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 55% करें 13.75 आएगा शायद जी, 13.75। बच्चों ये कैश या बैंक नहीं है, ये क्या है बोला, ये क्या है जी, पेएबल है। अच्छा अब आपका वो टेस्ट होगा कि आपकी मेमोरी सही है कि नहीं है, माशाल्लाह अच्छी है वैसे। मुझे बताएं, मैंने आपसे कहा था जब भी डेफर्ड इनकम वाला ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो या कैपिटल एक्सपेंस हो, तो आपने हमेशा डेफर्ड इनकम को पहले कंप्यूट फाइंड करना है और बैलेंसिंग किधर लेके जाना है, शाबाश ऐसे ही है। अच्छा अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अब डेफर्ड इनकम है आपके पास, क्या है बच्चों, दो तरीके हैं कंप्यूट करने के। 25 मिलियन टोटल है, पहले साल कुछ इनकम में गया होगा 8 महीने, फिर अगले साल पूरा साल इनकम में गया होगा, उससे अगला साल पूरा इनकम में गया होगा, ऐसे ही है। और ऐसे ही है, वो माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों। अगर ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा नहीं करना तो ये देखें, अगर डायरेक्ट करना है, अगर क्या करना है आपने करना है जी, पेएबल क्रेडिट कितने से, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 55% कितना बनता है बोले, 13.75। अच्छा अब डेफर्ड इनकम होगी किताबों में, और अगर कुछ बच गया, अगर कुछ बचा तो प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा, नहीं तो बस सारा इधर ही। अच्छा अब इधर देखें जी, अब आपको मैंने एक तरीका सिखाया था, मैंने अर्ज की थी आपसे, मैंने कहा था बिल इसी को आपने बेस बनाना है। क्या करना है, देखो 55% को बेस बनाना है आपने, सारी ग्रांट रीपेमेंट नहीं हो रही, 13.75 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों, 12। कितना जी, जब आप प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग निकालते हैं तो देखते हैं कितने साल गुजर गए। डेफर्ड इनकम में आपने देखना है कितने साल रहते हैं, क्या बच्चों, तो देखें 8/12 2000 किस में, 20 में, 21 में पूरा एक साल, और 22 में भी पूरा एक साल, 23 तो हमारा है ना, इसमें खड़े हैं, तो टोटल कितने साल गुजर गए, 2 + 8/12, यानी ये कितना आया होगा, 2.67। तो टोटल ग्रांट कितनी लाइफ, टोटल कितना इनकम में जाना था इसने 12 सालों की बेसिस पे, 12 में से ये माइनस कर दूंगा तो ये कितना आएगा, 9.83 शायद आए, नहीं 9.6, बताओ भी कितना आता है, 9.33 आता है, ये आता है भाई, ये बच गया ना, और यही बचा ना, तो मल्टीप्लाई कर दें इसे 9.33 से। अगर ऐसा नहीं करना तो पहले साल की टोटल 25 है, माइनस करें 8 महीने की इनकम, फिर माइनस करें अगले पूरे साल की इनकम, फिर माइनस करें अगले पूरे साल की इनकम, बात वही की वही है, जैसे मर्जी कर लें। लेकिन इधर साल ऐसा भी हो सकता है 5-6 साल गुजर जाए तो माइनस वाला काम ना जरा लंबा हो जाता है, ये डायरेक्ट है, जितने साल बच गए, क्या बच्चों भाई 12 टोटल थे ना, 12 की बेस पे इनकम बनना था, तो 8 महीने गुजर गए, अगला साल 21 गुजर गया, 22 गुजर गया, तो बाकी कितने बचे होंगे, 9.33 बचे होंगे। सोल्यूशन देख लीजिएगा, बताओ कितना आता है, 10.67। अच्छा जी, प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा जी, बैलेंसिंग हो जाएगा जी, कितना है जी, 3.05 या 6 जो भी है। अच्छा ये एक दफा देख लीजिएगा, मुझे डाउट हो गया है, ये पता नहीं अब सोल्यूशन में मैंने पेएबल किया या कैश या बैंक किया है। ये वालेकुम जी, ये टेस्ट 8 की डिस्कशन, बच्चों इधर आए जरा, ये थ्योरेटिकल सवाल था, 6 नंबर का सवाल था, क्या था, लिस्ट द, ये IS 23 वाला टेस्ट है बच्चों, ये मिल जाएगा अभी बच्चों, ताज़ा पढ़ा है ना। अच्छा वैसे मेरी रूटीन यही है, जब तक टेस्ट वापस नहीं होता मैं डिस्कस नहीं करता, आज बस प्लान में शामिल हो गया तो बस वो फिर करके जाना है। कहता लिस्ट द इंफॉर्मेशन, यानी की डेट्स या अमाउंट्स, अभी देखो ना 8 मिनट पड़े हैं, और क्या उसका नाम है, पता नहीं कैसे ऐसे हो गया कि 8, अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फॉरगिवेबल लोन का, वो 10 मिनट में हो जाना था, लेकिन वो मेरा मूड बदल गया, मैंने कहा यार उस पर शायद 20 मिनट लग जाए, तो अब ये 60 मिनट का फायदा उठाना है ना 10-12 मिनट का। कहता लिस्ट द इंफॉर्मेशन या की डेट्स अमाउंट
that you will need to gather in order to calculate the estimated borrowing cost to be। बच्चों आप बात सुने, कहता आपसे ना थ्योरी लिखवाना चाह रहे, कहता आपने डेट बतानी है, की डेट्स, अमाउंट्स बतानी है। तो यार वही सारी चीजें, स्पेसिफिक लोन जब आता है तो उसका क्राइटेरिया बताना है, कमेंसमेंट कब शुरू हुई, लोन कब आया, फिर उसके बाद क्या उसका नाम है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू जो है कंस्ट्रक्शन वो कब स्टार्ट हुई। फिर आपने लिख देना जी स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट का रेट कितना है, भाई बात समझे। फिर स्पेसिफिक लोन के केस में इन्वेस्टमेंट इनकम का भी कॉन्सेप्ट है। फिर आपको पता है सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट है, सही है सर, रूटीन नॉन रूटीन वाले। फिर उसके बाद जनरल लोन पे आ जाएं। जनरल लोन के ऊपर बच्चों आपको पता है आपने वो कैपिटलाइजेशन रेट निकालना होता है, सही है। जितनी अमाउंट जनरल लोन में से कर दी वो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट आपने देखना है। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट सीज हो जाता है तो आपने क्या करना है, उसको खत्म कर देना है। क्या करना है, इधर आए। ये सारी मेरे भाई वही बातें लिखी हैं, जो बातें मैंने बयान की सारी वही बातें हैं, पढ़ लेंगे इनको। ये सारी वही बातें हैं, कोई नई नहीं है। ये जी उसने कहा था आपसे कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ। जी मुझे बताएं जरा वो हमारा क्या उसका नाम है, फॉर्मेट क्या था सबसे पहले, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। उसके अंदर क्या आता है जी, लोन प्रोसेसिंग फी, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन। इसमें से क्या माइनस करते हैं, हुई 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 भाई वो लाइन ही छोड़नी, जज्बाती हो गए आज। इसको लेस करना है ना चांद भाई, मैं पूरा फॉर्मेट बना रहा हूं पूरा, जो नई चीज इस्तेमाल की होगी बात छोड़ दें भाई। फॉर्मेट पे आपको बड़ी ग्रिप होनी चाहिए। डन, आए सवाल पढ़ें। कहता ऑन 1 जनवरी 2023 टीएल कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग। कहता बिलो इज द ब्रेकडाउन ऑफ पेमेंट्स मेड टू द। कहता ये पहली पेमेंट कब हो रही बच्चों, 1 फेब। और भाईजान 1 वो कमेंसमेंट बता दें कहां से शुरू होनी है, वो लेटर ऑफ। जी बताएं जी, लोन ऑब्टेन्ड जी, फिर क्या है, एक सवाल हमने किया था जिसमें कंस्ट्रक्शन की पेमेंट में परमिट फी भी आ रही थी। नहीं मैं कह रहा हूं सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं होती। बच्चों लोन कब लिया देख के बता दें, हैं? अच्छा जी बच्चों लोन लिया हमने ये 1 जनवरी। अच्छा पढ़ लेते हैं। कहता पहली पेमेंट है जी 1 फेब में, और काम उसने खुद बता दिया कब शुरू हुआ, जैन। अच्छा जी नीचे आए। कहता जी पेमेंट्स हैं जी वर फाइनेंस्ड, इन जगहों से फाइनेंस किया जा रहा है प्रोजेक्ट। कहता जी 1 जनवरी पे 17% लॉन्ग टर्म लोन। मैंने आपसे अर्ज की थी हमारे वाले साल में अगर कोई लोन आ जाए कुछ ना बताया हो तो वो कौन सा है, अच्छा जी भाईजान ये लोन कब आया, 1, तो बताएं लेटर क्या है, वो 31 नवंबर, अभी सवाल में दिखा देता हूं आपको। अच्छा जी कहता उसके बाद ये तो इधर से आपने, कहता उसके बाद 1 मार्च को जो आपने फाइनेंस आया आपके पास कहां से, राइट शेयर्स। बच्चों शेयर इशू किए और लोगों से पैसा इकट्ठा किया। इसको नहीं, इसको बस हाँ इसको ले लें,
लेकिन कहीं ना कहीं इसकी आनियां उनियां रिकॉर्ड ना करें, पेमेंट के लिए बस माइनस कर देंगे आप। 19% शॉर्ट टर्म लोन पेएबल। हमारे वाले साल में अगर एहसन भाई को लोन आए और ना सवाल में बताया हो तो हम उसे क्या ट्रीट करते हैं? देयर आर टू स्पेसिफिक लोन्स इन द सवाल। अच्छा जी, आप मुझे बता दो भाई, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, दो स्पेसिफिक लोन है और ये नीचे आके देखें उसने सीडेशन का बताया हुआ है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन। अच्छा जी, और भी उसने एक और बात बताई है, कहता बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशंस इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अंटिल 31 दिसंबर 2023। भाई सबस्टांशियल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। जब बिल्डिंग सबस्टांशियली कंप्लीट हो जाती है चांद, हम उसे क्या कर देते हैं? लोन को हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना, ऐसे ही बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना। अब जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं याद आया वो ठाकुर तो ही हो। तो मेरे भाई आपने क्या करना है, लिहाज बहुत तवज्जो से बातों को सुनना है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। मुझे बताएं हमारा जो फॉर्मेट है, मैं सबसे पहले किसको फिल करता हूं बताओ? शाह, अभी कोई सही बोला था, सही बोला था, गलती से सही बोला था अभी कोई? भाई मैं सबसे पहले स्पेसिफिक लोन का डाटा फिल करता हूं, सबसे पहला लोन। अब आपने अक्ल का मुजाहिरा करना है, अक्ल का। ये जी 1 फैब से पहला लोन है, ये कैपिटलाइज होगा, सॉरी 1 फैब। और दूसरा लोन जो आया है वो कब से होगा बच्चों? वो तो 1 फैब है ना, 1 अगस्त। कितने महीने बच्चों इधर बोलो? ये फैब इधर लेटर ये है और इधर ये अकेला ही है। फैब से लेके ये 10 महीने, और ये वाला कितने? इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इधर से शुरू किया, मैंने ये क्राइटेरिया पूरा लिखा है। बच्चे बस है माशाल्लाह, एलो यार, ओ ठीक है। अच्छा जी, भाईजान पहला लोन बताएं 250 का, और दूसरा मल्टीप्लाई बाय 17%, मल्टीप्लाई बाय जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़े जी, कहता सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बोथ द लोन्स एंड राइट शेयर्स वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट। मुझे एक बात बताएं बच्चों, जो सेविंग अकाउंट में है राइट शेयर्स जो आपने सेविंग अकाउंट में लेके गए, ये कैपिटलाइज होना या अदर इनकम में जाना? ये अदर इनकम में जाना है। कैपिटलाइज सिर्फ इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन ने होना है, ना जनरल ने, ना इनमें से किसी ने। अच्छा, कहता था कंस्ट्रक्शन, हाँ एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते तो उधर ले जाते प्रॉफिट और लॉस में। कहता था कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई। However, substantial technical and admin work was carried during। आप मेरी बात सुने, कहता कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होगी बच्चों? सस्पेंड। कहता फ्रॉम 1 जुलाई से लेके बच्चों कहां तक? ये 1 महीने की क्या है बच्चों जी? अब मुझे बात बतानी है आपने। कहता लेकिन टेक्निकल और एडमिन नेचर का काम आप क्या करते रहे? करते रहे। अब बच्चों याद रखिएगा, टेक्निकल नेचर का काम और एडमिन नेचर का काम होता रहा। अब मुझे बताएं ये इसको -1 करना है या नहीं करना? जी मेरे भाई, इसको -1 करना है या नहीं? अच्छा मेरी बात सुने, फिलहाल रहने देते हैं करने को, फिलहाल कर लेना सवाल। टेक्निकल और एडमिन के नेचर में फिर कुछ बातें आपसे डिस्कस इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी कोई थ्योरी 0.5 कट जाएगा अगर गलत हुआ तो, अभी नहीं। अच्छा मुझे बता दें, इसका जो भी जवाब आया आ गया। असल में ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें कुछ और है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बच्चों डेट, ये बनाना सिखाना है आपको, आपने कहीं और तरफ बात को ले गए हैं। डेट डिस्क्रिप्शन, आगे चलें। राइट शेयर से पेमेंट होनी है, एक इक्विटी लिख देते हैं। और बच्चों जनरल लोन तो बच्चे इस सवाल में है ही नहीं। बताएं भाई लोन कब आया? 21 है ना? 21 है 23? ओए निकम्मे हूं,
जी बच्चों लोन ऑब्टेन्ड, कितने का लोन ऑब्टेन, कितने का, बैलेंस में कितना रहा, कितने का बैलेंस भाई, फर्स्ट पेमेंट कब है, देखें कब है वो, और कितने की है, 200 की है, कितने की है, ये देखें फर्स्ट पेमेंट है बच्चों 200 की, कितने की, और अगली है 350 की, जी जी फर्स्ट फैब पे। जी बच्चों पीछे मुझे बताएं बैलेंस कितना बचा, अगली पेमेंट कब है, आप मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने भाई, ये 250 है, ये हमारे पास पड़ा रहा, ये इधर तक पड़ा रहा कितने महीने, 1 महीना, लेकिन मुझे बताएं क्या इसे कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस आउट नहीं, इसे इनकम में ले जाएंगे ना भाई, ये इनकम में ले जाएंगे, क्या करेंगे, भाई बच्चों देखो ना, इधर से हमारा क्राइटेरिया शुरू हो रहा है, तो ये 1 महीना किधर इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्ट से तो मैं मुकर ही नहीं रहा, ये जाएगा बच्चों किधर, अच्छा जी, आप बताएं बच्चों बहुत ध्यान से, अगली कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितने की है, मैं ना इक्विटी के अंदर ना बच्चों याद रखें, मैं स्पेसिफिक लोन के अलावा किसी की रिसीट नहीं दिखाता टेबल में, उसकी रीजन है बच्चे गलती करके इधर बैलेंस में ऐड कर देते हैं, सही है, ये पिछले 1-2 सेशन में हुआ, अब नहीं मैं करवा रहा, बच्चे उसमें गलती पता क्या करते हैं, बच्चे जब टेस्ट चेक हम रिव्यू करते हैं ना, बार बार बच्चे गलती करते हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, समझ ही नहीं आती। अच्छा इस सवाल में तो खैर मसला नहीं था, कितने की थी ये, 50 इधर से के और इधर से, बच्चे कहते सर ये कहां से आया, वो भाई पड़ा हुआ था बस आ गया जहां से, हमने क्या लेना देना इससे, जितने चले गए बस खत्म बात, खत्म, कोई बैलेंस पड़ा है। अगली पेमेंट कब है बच्चों बताओ, अब उसने देखो क्या किया, उसने पहले स्पेसिफिक लोन दिया, फिर ये दिया, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था, सिर्फ एक छोटी सी बात, टेक्निकल टुक्निकल नेचर के काम बाद में देख लेंगे उसे क्या करना है, उसका नोट बनवा दूंगा इंशाल्लाह आपको। ये इक्विटी है, ये क्या है बच्चों, भाईजान कदरदान मेहरबान, इक्विटी को जनरल लोन को क्यों किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास ये सरप्लस फंड का बैलेंस सही नहीं आता, ये छोटी सी बात सिखाना चाह रहा था, कुछ बच्चे कहते नहीं सर उसके बगैर भी हो जाता है, भाई देखे ना, फिर अब दोबारा स्पेसिफिक लोन आ गया, अब क्या आया, आओ इधर, अब स्पेसिफिक लोन किस तारीखें अहम है, 1 अगस्त पे आ रहा है, और अगली पेमेंट कब है, ये सिखाना चाह रहा था, आओ इधर, 1 अगस्त 2023, बच्चों लोन दोबारा आ गया, कितने का, 340 का, भाई ये सारा का सारा बैलेंस ही है हमारे पास, क्योंकि अगली पेमेंट कब है, 340 का लोन आया, अगली पेमेंट है 180 की, डन, कितने की, हाँ अब बताओ बैलेंस, इधर कितना आया भाई, 160, अब मेरी बात सुने बहुत मुतवज्जी होके, भाईजान कदरदान मेहरबान, अब ये जो है ये वाला आपको पता है ना, ये इसने इन्वेस्ट होना है, इस 50 ने इन्वेस्ट होना है, कितने महीने बताओ, फेब मार्च, जी इधर देखें, इस 340 ने इन्वेस्ट होना है, कितना 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 बोलो, ओहो 1 महीना, कितने महीने भाई, मैंने मिलियन नहीं लिखा, मैंने महीना लिखा है। अच्छा आप मुझे बताओ, अभी छोड़ें प्लीज, सस्पेंशन को छोड़ दें, आप कहीं सस्पेंशन है ही नहीं सवाल में, जिसने जो ट्रीटमेंट इसका किया जुहैर साहब, इसके कितने मार्क्स होंगे, मेरे ख्याल 0.5 होगा शायद। अच्छा जी आप मेरे भाई इधर आए, तो परेशान ना हुआ करे बच्चों, इधर देखें ये 160 कितने महीने इन्वेस्ट रहा, ये तो बच्चों आगे जा ही नहीं रहा कहीं, अगली पेमेंट कब है, इधर आओ, कब है, अगले साल की कब है बच्चों, 1, तो बच्चों इधर आओ 1, लेकिन आपने किधर तक ब्रेक लगानी है, 31, रेड से लिख रहा हूं, 31
जी 30 कर दिया, सितंबर अक्टूबर और, ठीक है बच्चों कर लेंगे। अब ये 160 मल्टीप्लाई बाय सरप्लस फंड का रेट दिया हुआ है। एक सवाल हमने पास पेपर कैसा किया था, बैलेंस आ रहा था, वो पहला दूसरा शायद सवाल था IAS 23 का, सरप्लस फंड का रेट ही नहीं था दिया, तो हम कुछ कर ही, और कभी कभी ऐसा भी करता है बाइनेंस सरप्लस फंड का बैलेंस खुद बता देता है, कहता है जो इन्वेस्टमेंट है ना ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड वो इतने की है। तो फिर मेरे भाई नहीं, अगर तो ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड की दे दे इन्वेस्टमेंट इनकम, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत, फिर तो लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम बस एज इट इज वही लिख देनी है। डन भाई, ठीक है। अच्छा बाकी इंशाल्लाह ये टेक्निकल या एडमिन वगैरह का क्या करना है इसका नोट बनवा दूंगा, 3-4 मिनट लगेंगे उस पर, अब टाइम बहुत शॉर्ट है। ओके अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। मंडे की क्लास मेरे भाई 7:30, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये टेस्ट हुआ था जी उसमें ये क्वेश्चन आपको आया होगा जी, ये थ्योरी लिखनी थी जी। ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द नॉन कंप्लायंसेस पॉइंटेड आउट बाय द CEO। ये ना 8 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछली अटेम्प्ट में, रिसेंट अटेम्प्ट जो भी गुजर के गई है। पढ़ते हैं जी, CEO साहब क्या कह रहे हैं। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पैराडॉक्स लिमिटेड जी। The financial statement of PL for the year ended 31st December 2023 are under preparation। कहता जी अभी फाइनलाइज नहीं हुई, अंडर प्रिपरेशन है। In the beginning of 2023, बिगनिंग ही कहते हैं ना, अच्छा जी। PL adopted कौन सा मॉडल बच्चों, फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PP। सही है सर। ए नवा CEO, कहते नवा नया आया ना CEO। ओ भाई इधर देख ले, क्या देख रहा है उसकी तरफ, क्या है उधर, इधर होके बैठ, थोड़ा सा फासला रखो, शाबाश। और इधर देखो, ए न्यू CEO हैज रिसेंटली ज्वाइंड PL। कहता नया CEO आया, जबकि नया बंदा आता है ना वो अपनी फनकारियां लेके मारता है फिर कि एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ये कंपनी में ये मसला, इसमें ये मसला ना, उसने अब अपने ही कोई इल्म झाड़ा होगा। He has pointed out the following non compliances। कहता जी ऑफ IFRS, कहता ये नॉन कंप्लायंसेस है जी IFRS की, उसके कारण का मतलब आप अकाउंटिंग सही नहीं कर रहे। आफ्टर विंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PL, कहता जी IAS 16 डज नॉट अलाउ सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन। बिल्कुल सही बात है, IAS 16 में सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन नहीं है। किसकी भाई, क्लास ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स है ना। ये मोबाइल मुझे दो, दो तो सही ना, दो जी। क्या मैसेज है, अच्छा अच्छा। अब मेरे भाई सुने जरा, इधर 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 बात सुनो, बात सुनो। देखें IAS 16 में, सुन लें IAS 16 में भाई सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन नहीं है सेम क्लास ऑफ एसेट में। अगर प्रॉपर्टी है तो बच्चों सारी 10 बिल्डिंग्स हैं, 10 की 10 को क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यू। अगर व्हीकल है तो 10 की 10 को करना पड़ेगा। व्हीकल अलहदा है जी क्लास ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी अलहदा है, यानी लैंड अलहदा, बिल्डिंग अलहदा। यही है ना, सेम क्लास ऑफ एसेट को क्या करना पड़ेगा, बोले शाबाश, रीवैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना, अगर आपने लैंड को रीवैल्यू किया तो आपको बिल्डिंग को भी करना पड़ेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपको उर्दू में लिखवाया भी हुआ है पॉइंट ये वाला। कहता जी सो ऑल क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट शुड हैव बीन रीवैल्यू। कहता IAS 16 अलाउ नहीं करता सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन। हमने कहा ठीक है, कहता इसलिए ना सारी क्लासेस ऑफ एसेट को क्या कर दो, रिवैल्यू करो। बच्चों ये कैसे है, ऊपर लिखा हुआ है ना कि रिवैल्यूएशन हो रही है इस साल जी, तो आपने फिर उससे क्या कहना है, उसने कहना यार क्या भूंगी मार रहे हो भाई आप। आपने कहना है कि सारी क्लास, आपने कहना जी देखें डिफरेंट क्लासेस हैं, क्या हैं, हाँ क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन की इजाजत, हाँ लेकिन अगर क्लासेस ही डिफरेंट हैं तो उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक क्लास रीवैल्यू हो रही हो, दूसरी क्लास रीवैल्यू ना हो रही हो। तो इनका जो ओपिनियन है वो क्या है बच्चों, बिल्कुल गलत। ये आप सोल्यूशन में पढ़ लीजिएगा।
कहता था अडॉप्शन ऑफ द रिवैल्यूएशन मॉडल हैज बीन अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली। अब मेरी बात सुने बच्चों, आपको ना जब IS 8 हमने पढ़ा था तो आपको एक बात मैंने बताई थी, एंड पे जाके मैंने कहा था जी IS 8 क्या है जी, बोले शाबाश। IS 8 में क्या है जी, इसका इम्पैक्ट हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव लेना है। क्या करना है? रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट आएगा इसका। कैसे आएगा बच्चों? यानी पिछले सालों को रीस्टेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी स्टैंडर्ड के अंदर ये लिख दिया गया है जी कि ये है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन इसका इम्पैक्ट IS 8 की तरह का नहीं है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लेना, तो फिर बच्चों जनरल प्रोविजन ओवरराइड कर देती, सॉरी स्पेसिफिक प्रोविजन ओवरराइड कर देती है किसे? जनरल प्रोविजन को। ऐसे ही है। तो आपको बताया था कि IS 16 अगर एक मॉडल से दूसरे मॉडल यानी कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाएं तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका मेरे चांद इम्पैक्ट आना है, बताएं कैसे आएगा? प्रोस्पेक्टिव। लेकिन बच्चों आर से ऑनवर्ड इसके इम्पैक्ट को लेना शुरू करना है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन इसका इम्पैक्ट IS 8 की तरह का नहीं है। ये इसकी ओपिनियन। अच्छा, इसने क्या कहता जी, द अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन हैज बीन अकाउंटेड फॉर चेंज इन एस्टीमेट। ये तो गलत है ना। कहता जी सो इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग। जी मुझे बताएं ये क्या कहना चाह रहा है? कहता अडॉप्शन ऑफ मॉडल हैज बीन अकाउंटेड फॉर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली। कहता ये क्या है जी? इट इज चेंज इन। इसको समझाने की कोशिश करें, इससे आपने सोल्यूशन में आना है और इसे आके क्या बताना है। ये सवाल है कौन सा? ये मैंने पास पेपर का सोल्यूशन ओपन किया। कहता था पॉइंट रेज बाय CEO इज, कहता अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर PP इज अ चेंज इन, कहता चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। कहता इम्पैक्ट इसका ये सेट की तरह का नहीं है, आर से ऑनवर्ड्स आना है। वो ये समझा पता नहीं अकाउंटिंग एस्टीमेट है। कहता एज पर IS सेट द इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी टू रीवैल्यूड एसेट इन अकॉर्डेंस विद IS 16 इज नॉट अकाउंटेड फॉर। कहता लेकिन इसका इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आना। भाई बात समझे हैं? बात समझ गए हैं जी? ये ओपिनियन इनकी क्या है बच्चों? गलत है। सही है, ये आना प्रोस्पेक्टिव ही है, लेकिन क्या उसका नाम है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन इसने ट्रीट बोलो किसकी तरह नहीं होना? IS 8 की तरह। कहता IS 16 रिक्वायर्ड दैट इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग्स। मस्ट का लफ्ज सही है बच्चों? बताओ बच्चों, मस्ट का लफ्ज सही है? मस्त मस्त नहीं, मस्ट। मस्ट का मस्त था ना, ये मस्त मस्त, ये मस्ट का लफ्ज सही है बच्चों? देखो देयर आर टू ऑप्शंस, दो पॉलिसीज हैं बच्चों, दोनों में से कंपनी जौन सी मर्जी फॉलो कर ले भाई। या तो ईयरली बेसिस पे सरप्लस को ट्रांसफर कर दे रिटेन्ड अर्निंग्स में, या फिर जब एसेट डिस्पोज हो तब एक ही दफा क्या कर दे? सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग। ये मस्ट का लफ्ज क्या है बच्चों? और वो CEO कह रहा है बट द ट्रांसफर हैज नॉट बीन मेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आ जाए इधर, क्या कहना चाह रहे हैं? कहता था पॉइंट रेज बाय CEO इज नॉट करेक्ट, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन ईच ईयर इज नॉट। दो ऑप्शन है ना। कहता था एंटिटी कैन चूज टू ट्रांसफर द होल सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग अपॉन डिस्पोजल और इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ। कहता ये मस्ट वाला लफ्ज क्या है बच्चों? अब जिसने क्लास में बातें गौर से सुनी है बच्चों, वो कुछ ना कुछ तो लिखता ना, और जिसने नहीं सुनी, छुट्टियां की, वो क्या करता? वो उधर बैठा होना था, उसने समझ ही नहीं आनी थी। अब कई दफा ये बात उर्दू में